नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम संविधान के एक ऐसे हिस्से की गहराई में उतरने वाले हैं जो बहुत दिलचस्प है, पर अक्सर उसे ठीक से समझा नहीं जाता। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की। हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और देखिए, दिलचस्प इसलिए क्योंकि ये संविधान में लिखे वो वादे हैं जिन्हें अगर सरकार पूरा ना करे तो आप उसे अदालत में नहीं ले जा सकते। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल का मिशन शुरू होता है। सही बात है। अगर ये सिर्फ अच्छी सलाहें हैं तो फिर इन्हें संविधान जैसी पवित्र किताब में जगह ही क्यों दी गई? क्या ये बस दिखावा है? या फिर हमारे देश को चलाने के लिए एक छिपा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम? आज इसी गुत्थी को सुलझाना है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नीति निदेशक सिद्धांत ये है क्या? देखिए, ये हमें संविधान के भाग 4 में मिलते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है कि इन्हें आप आज़ाद भारत के लिए एक मैनिफेस्टो या टू डू लिस्ट की तरह देखें। एक टू डू लिस्ट जो संविधान बनाने वालों ने भविष्य की सरकारों को दी थी। हाँ बिल्कुल, उनका मकसद सिर्फ कानून व्यवस्था समझने वाला एक पुलिस स्टेट बनाना नहीं था। वो एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते थे, जहां सामाजिक और आर्थिक बराबरी हो। एकदम। और यही पर वो सबसे बड़ा पेंच आता है जो इन्हें मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट से अलग करता है। अच्छा। मूल अधिकार जो हैं वो न्यायोचित हैं, जस्टिशियबल हैं। मतलब अगर सरकार आपकी बोलने की आज़ादी छीनती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर सरकार सबको बराबर काम के लिए बराबर वेतन नहीं दे रही, जो कि एक निदेशक सिद्धांत है, तो आप इस आधार पर कोर्ट नहीं जा सकते। ओह, तो ये सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी हुई, कोई कानूनी बाध्यता नहीं। मतलब जनता चुनावों में तो सवाल कर सकती है। हाँ, कर सकती है। पर जज के सामने कटघरे में खड़ा नहीं कर सकती। लेकिन सवाल तो वही है, ऐसा क्यों? ये आइडिया आया कहाँ से कि कुछ अधिकार कानूनी होंगे और कुछ सिर्फ नैतिक? ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसकी जड़ें हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत गहरी हैं। अच्छा। हाँ, 1931 का जो कराची प्रस्ताव था, जिसमें सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की बात की गई, वो इसका एक बड़ा आधार था। लेकिन इस विचार को ठोस रूप देने की प्रेरणा वो आयरलैंड के संविधान से मिली। आयरलैंड से। लेकिन प्रेरणा लेना एक बात है और उसे अपने देश के हालात के हिसाब से ढालना वो तो दूसरी बात हुई। एकदम सही कहा। और यहीं पर सप्रू समिति की भूमिका आती है। अच्छा, सप्रू समिति। उन्होंने ही यह सुझाव दिया कि अधिकारों को 2 श्रेणियों में बांट देना चाहिए। एक जिन्हें तुरंत लागू किया जा सकता है, और दूसरे वो आदर्श जिन्हें हासिल करने के लिए देश को वक्त, पैसा और शायद राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। संविधान सभा ने इस व्यवहारिक सोच को अपनाया। व्यवहारिक तो था, लेकिन क्या ये एक तरह का धोखा नहीं था? मतलब जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए पर उन्हें पूरा करने की कोई कानूनी गारंटी नहीं दी। ये सवाल संविधान सभा में भी उठा था। लेकिन देखिए, BN राव जैसे सलाहकारों का मानना था कि अगर हम सभी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को तुरंत कानूनी तौर पर बाध्यकारी बना देते तो नया नया आजाद हुआ देश, जो उस वक्त बहुत गरीब था, हाँ, वो इन मुकदमों के बोझ तले ही दब जाता। सरकारें काम करने की बजाय अदालतों के चक्कर काटती रहती। तो ये एक तरह का भविष्य के लिए निवेश था, एक दिशा निर्देश था कि हमें जाना किस मंजिल की ओर है। चलिए, तो इस टू डू लिस्ट के कुछ आइटम देखते हैं। कोई ऐसे जो आज भी हमारी राजनीति और समाज में हलचल मचाते रहते हैं? अरे हाँ बिल्कुल। एक तो है अनुच्छेद 44, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, UCC। ये शायद सबसे ज्यादा बहस वाला सिद्धांत है। संविधान कहता है कि राज्य इसे लाने का प्रयास करेगा। 75 साल से ज्यादा हो गए, क्या इस प्रयास की कोई समय सीमा नहीं होती? या ये जानबूझकर एक ऐसा सिद्धांत रखा गया था जिसे कभी पूरी तरह लागू ही ना किया जा सके? का आईना भी है। वहीं दूसरी तरफ आप अनुच्छेद 40 को देखिए, ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। हाँ। दशकों तक ये भी ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। फिर 1992 में 73rd संशोधन के जरिए इसे एक संवैधानिक हकीकत बनाया गया। तो अगर इच्छा शक्ति हो तो ये सिद्धांत जमीन पर उतरते भी हैं। और कुछ सिद्धांत तो समय के साथ और भी जरूरी हो गए हैं। जैसे 1976 में 42वें संशोधन से अनुच्छेद 48A जोड़ा गया, पर्यावरण, वनों और वन्य जीवन की रक्षा करना। हाँ, उस वक्त शायद इसकी उतनी अहमियत ना समझी गई हो,
लेकिन आज क्लाइमेट चेंज के दौर में ये शायद सबसे जरूरी सिद्धांतों में से एक लगता है। बिल्कुल, और इसी संशोधन से अनुच्छेद 39A भी जोड़ा गया था। समान न्याय और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। सही। ये दिखाता है कि संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं है। जैसे जैसे समाज की जरूरतें बदलती हैं, इस टू डू लिस्ट में नए काम जोड़े जा सकते हैं। और 2002 का 86वां संशोधन भी तो एक मील का पत्थर था। उसने शिक्षा के अधिकार को एक निदेशक सिद्धांत से उठाकर मूल अधिकार का दर्जा दे दिया। ये सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, कि ये सिद्धांत वाकई मूल अधिकारों की एक नर्सरी है जहां भविष्य के अधिकार पनपते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक नैतिक जिम्मेदारी एक कानूनी बाध्यता में बदल सकती है। लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। तो अब दूसरे पहलू पर आते हैं। संविधान सभा में ही इसको लेकर काफी तीखी आलोचना हुई थी। के.टी. शाह का एक बहुत मशहूर बयान है। हाँ, उन्होंने कहा था कि ये सिद्धांत एक ऐसे चेक की तरह है जो बैंक अपनी सुविधानुसार ही अदा करेगा। वाह, ये तो बहुत तीखी टिप्पणी थी। बिल्कुल, उनका कहना था कि बिना कानूनी ताकत के ये सिर्फ खूबसूरत शब्द हैं, पवित्र इच्छाएं हैं जिनका कोई मतलब नहीं। और टी.टी. कृष्णामाचारी तो एक कदम और आगे चले गए थे। उन्होंने तो इसे भावनाओं का सच्चा कचरा पात्र कह दिया था। अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स। भावनाओं का कचरा पात्र। मतलब सोचिए, जो लोग संविधान बना रहे थे उन्हीं के बीच इसे लेकर इतना गहरा मतभेद था। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो खुद भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे कि ये मॉडल काम करेगा भी या नहीं। और एक और डर था कि संथानम को लगता था कि ये सिद्धांत केंद्र और राज्यों या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच टकराव की वजह बन सकते हैं। सही बात है। ये सारी आलोचनाएं दिखाती हैं कि ये सिद्धांत जितने आदर्शवादी हैं उतने ही व्यावहारिक रूप से जटिल भी। और ये हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आता है कि जब एक व्यक्ति के मूल अधिकार और पूरे समाज के लिए बनाए गए निदेशक सिद्धांत आमने सामने आ जाएं, तो कौन जीतेगा? हाँ, ये टकराव तो अदालतों में जरूर पहुंचा होगा। कई बार। और अदालतों का नजरिया भी समय के साथ बदला है। कैसे? शुरुआत में 1951 का एक केस था, चंपकम दोराईराजन। उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ था। क्या कहा था कोर्ट ने? उन्होंने कहा, अगर कोई टकराव है तो मूल अधिकार हमेशा ऊपर रहेंगे। निदेशक सिद्धांतों को उनके अधीन होकर ही काम करना होगा। ओह, तो मतलब शुरुआती दौर में तराजू पूरी तरह से व्यक्ति के अधिकारों की तरफ झुका हुआ था। बिल्कुल। समाज के भले के लिए आप किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं छीन सकते, ये सोच थी। और ये सोच काफी समय तक हावी रही। सरकारों ने कई बार भूमि सुधार जैसे निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कानून बनाए और अदालतें उन्हें मूल अधिकारों का हनन बताकर रद्द करती रहीं। एक बड़ी खींचतान थी। तो फिर ये बदलाव कब और कैसे आया? असली मोड़ आया 1980 के ऐतिहासिक मिनर्वा मिल्स मामले में। मिनर्वा मिल्स? हाँ, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन बनाया। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव ही मूल अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन पर रखी है। संतुलन मतलब कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। और फिर उन्होंने वो उपमा दी जो आज भारतीय कानून का एक स्तंभ बन चुकी है। कौन सी? ये एक रथ के दो पहियों की तरह है। एक रथ के दो पहिए, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये पहिए हमेशा एक ही रफ्तार से चले हैं? ये बहुत सटीक सवाल है। देखिए, संतुलन कोई स्थिर अवस्था नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है, एक रस्साकशी है। मिनर्वा मिल्स केस ने यह तय कर दिया कि आप किसी एक पहिए को निकालकर फेंक नहीं सकते। संसद भी कानून बनाकर इस संतुलन को खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि यह संतुलन अब संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अच्छा, तो ये अब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हाँ, लेकिन किस वक्त किस पहिए पर ज्यादा जोर देना है, ये बहस हमेशा चलती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अदालतें किसी कानून को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं कर सकती कि वो किसी मूल अधिकार को छूता है। सही? अंगत है। एकदम सही। अब सवाल कौन बड़ा है का नहीं रहा, अब सवाल दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए का है। इसने पूरे खेल को बदल दिया है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये समझ आता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये संविधान में लिखे सिर्फ आदर्श वाक्य नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है जिन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक रोड मैप के तौर पे लिखा गया था। ये वो नैतिक कंपास है जिसने भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की राह दिखाई है। ये वो वादे हैं जो हमें लगातार याद दिलाते हैं कि राजनीतिक आज़ादी का असली मतलब
सामाजिक और आर्थिक न्याय के बिना अधूरा है। और हमने ये भी देखा कि उनका अदालत द्वारा लागू न किया जा सकना, जो उनकी सबसे बड़ी आलोचना है, शायद वही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। ये उन्हें समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से विकसित होने और बदलने की छूट देता है। और मिनर्वा मिल्स मामले से निकली सबसे जरूरी बात कि एक व्यक्ति का अधिकार और पूरे समाज का कल्याण, ये दो अलग-अलग या विरोधी चीजें नहीं हैं। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इन्हें संविधान की अंतरात्मा कहा था। और ये संतुलन उसी अंतरात्मा की आवाज है। तो अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। विचार ये है कि आज के भारत में, जहां हम डेटा प्राइवेसी, यूनिवर्सल हेल्थ केयर और जलवायु परिवर्तन जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्या अब वक्त आ गया है कि इनमें से कुछ नए आदर्शों को निदेशक सिद्धांतों में शामिल किया जाए? या शायद कुछ पुराने सिद्धांतों जैसे स्वास्थ्य के अधिकार को मूल अधिकारों का दर्जा दे दिया जाए? या फिर उनका एक लचीले दिशा निर्देश के रूप में बने रहना ही उनकी असली ताकत है? इस पर सोचिएगा जरूर।